नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को बसंत भाग 3 क्लास 8 का पाठ टोपी का मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। इससे पहले भी मैं यह पाठ बना चुकी हूँ और क्लास 8 का लगभग मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अभी मैं आप लोगों को टोपी पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इनके लेखक संजय जी हैं। यह एक लोक कथा है। इस पाठ के माध्यम से लेखक राजा और प्रजा के बीच जो समस्या होती है उसको इसमें दिखाया गया है कि कोई अगर मेहनत करता है तो उसका उचित मूल्य देना चाहिए, इससे उसको खुशी मिलती है। और इस पाठ में यह भी दिखाया गया है कि एक छोटी सी चिड़िया गौरैया एक छोटा सा प्रयास करती है और अपने लक्ष्य को पा लेती है। उसी तरह अगर हम लोग भी अपने मन के अंदर किसी काम को कर लेने का ठान लें तो जरूर हमें भी मंजिल मिल सकती है। मन के अंदर गौरैया के जैसा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। तो अभी मैं आप लोगों को पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। एक थी गौरैया, मतलब मादा गौरैया थी, और एक नर गौरैया, मतलब एक मेल और एक फीमेल, दो गौरैया और गौरा थे। दोनों एक दूजे के परम संगी थे, गहरा दोस्त थे। और नीचे मैं आप लोगों को वर्ड भी लिख दी हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह समझ जाएंगे। जाते जहाँ जाते, जब भी जाते साथ ही जाते, साथ हंसते, साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते, एक साथ ही सोते। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जब भी ये गौरा और गौरैया जहाँ भी जाते साथ साथ ही जाते थे, साथ साथ खाना खाते थे, साथ साथ सोते भी थे, और भिनसार होते ही खोते से निकल पड़ते। भिनसार बोलते हैं प्रातः काल को, सुबह को। खोते मतलब घोंसला से निकल पड़ते थे दोनों दाना चुगने के लिए, और झुटपुटा होते ही खेतों में आ घुसते। झुटपुटा मतलब थोड़ा सा अंधेरा और थोड़ा सा प्रकाश, मतलब बीच का समय जो शाम का होता है, उस समय ये लोग खाना खाकर दाना चुगकर और पेट भर लेते थे और अपने घोंसले में घुस जाते थे। थकान मिटाने और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बटाते, और दोनों जो भी कुछ देखते थे सुनते थे वे दोनों आपस में एक दूसरे को सुनाते थे। जैसे हम लोग भी कोई दोस्त, जब आप लोग के साथ भी दोस्त बैठते हैं, दो चार दोस्त, तो क्या होता है अपने मन की बात बताते हैं। जहाँ कोई कुछ देखते हैं, जो भी देखते हैं, एक दूसरे को लोग बताते हैं कि हमने यहाँ यह देखा, मैंने गाड़ी पर उसको ऐसे देखा, मतलब जो भी बात होता था ये दोनों आपस में बात करते थे। एक शाम गौरैया बोली, मतलब मादा गौरैया बोली कि आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, मतलब इंसानों का कपड़ा कितना अच्छा लगता है और कितना फबता है उन पर कपड़ा। मतलब जब वो कपड़ा पहनता है इंसान तो उसके बदन पे कपड़ा कितना ही अच्छा लगता है। तो इस पर खाक फबता, गबरा बोलता है कि खाक फबता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है, तुम यह क्या कह रही हो। कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और भी बदसूरत लगने लगता है। यहाँ पर गबरा बोल रहा है कि कपड़ा पहन लेने के बाद तो और भी बदसूरत लगने लगता है आज लटजीरा चुग गए हो। गौरैया बोल पड़ी। लटजीरा एक तरह का पौधा होता है, जो पौधा को खा लेने से क्या होता है, लोग पक्षी अगर खा लेगी तो अटपटा कुछ बोलने लगेगी। मतलब जैसे आप लोग जानते होंगे एक तरह का भांग होता है जो कि एक पौधा होता है, उसको अगर थोड़ा लोग खा ले तो उल्टा सीधा जैसा बोलने लगता है। उसी तरह यहाँ पर ये गौरैया बोल रही है कि तुम लटजीरा चुग गए हो, मतलब लटजीरा खा लियो, इसलिए तुम जो हो उल्टी पुल्टी आज बातें कर रहे हो। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जो जाती है, मतलब कुदरती जो नेचुरल होता है उसको ईश्वरीय देन होता है, कुदरती उसको बोला जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कपड़े पहन ले, नर गौरैया कहता है कि कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जाती है। तो गबरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुघर काया का एक एक कटौ मेरे सामने है, रो रो में रंगत मेरी आंखों में चमक रही है, यानी तुम्हारी खूबसूरती, तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। अब अगर तुम मानुष की तरह खुद को सरापा ढक ले ली तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी। मतलब तुम अगर कपड़े पहन लोगी तो तुम्हारा जो नेचुरल है, वह जो तुम्हारा नेचुरल खूबसूरती है वह सब ढक जाएगी। यह गबरा गौरैया को बोल रहा है। आगे बोलता है कि कपड़े केवल अच्छे लगने के लिए नहीं पहना जाता है। गौरैया बोल रही है कि यह तो मौसम के मार से बचने के लिए लोग पहनते हैं। मतलब मनुष्य सर्दी गर्मी बरसात धूप से जाड़ा से बचने के लिए कपड़े पहनते हैं। इस पर
गौरा बोलता है, गबरा बोलता है, तू समझती नहीं, कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उसकी ताकत चली जाती है, मतलब उसकी शक्ति चली जाती है। अगर वह हमेशा बदन पर कपड़ा डाले रहेगा तो उसके अंदर जो एक सहन शक्ति है वह सब खत्म हो जाती है। और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है, कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात का पता चलता है कि आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। और यहाँ पर गबरा कह रहा है कि कपड़ा जब लोग पहनते हैं तो औकात मतलब उसका हैसियत का पता चलता है कि वह गरीब है या अमीर है, रईस है या मजदूर है। मतलब कहने का यह है कि जब हम लोग भी, आप लोग भी देखते होंगे, अगर कोई बन ठन कर कोई राजा के जैसा कपड़ा पहनकर हम लोगों के सामने खड़े हो जाते हैं तो हम लोग उन लोगों को आश्चर्यचकित होकर देखते हैं कि यह लगता है कोई राजा परिवार का है, यह कोई बहुत ही रईस अच्छा परिवार का है। और जब कोई फटेहाल रहते हैं तो हम लोग जान जाते हैं कि यह कोई गरीब परिवार का है। इसीलिए यहाँ पर जो है गबरा गोरैया से कह रही है कि उसके हैसियत का पता चल जाता है। तो फिर गोरैया बोलती है, फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है। यह निरा पोंगापन है। गबरा बोलता है कि यह पोंगापन है, यह ढोंग है, यह सब नहीं करना चाहिए। आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं उन्हें भी दस्ताने और मौजों से ढक लेता है। और गबरा बोलता है कि वे लोग मनुष्य जो होता है, आदमी जो होता है वह केवल शरीर को ही नहीं ढकता है बल्कि मोजा पहन लेता है, टोपी पहन लेता है और पूरे बदन को ढक लेता है। पता ही नहीं चलता है, मतलब पूरे बदन को इस तरह से वह ढक लेता है। अपन तो नंगे ही भले। और गबरा बोल रहा है कि हम लोग भले ही नंगे हैं, हम लोग कपड़े नहीं पहनते हैं तो अच्छे हैं। उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। गौरैया बोलती है कि देखो जब आदमी लोग टोपी पहनते हैं तो कितना अच्छा लगता है, मेरा भी मन होता है कि मैं भी टोपी पहनूं। तो यहाँ पर गबरा बोल रहा है, टोपी तू पाएगी कहाँ से, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है। तो जानती है एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है। मतलब गबरा उनको गौरैया को बोल रही है कि टाट उलट जाना माने कितना दिवाला निकल जाता है, बहुत सारा पैसे खर्च हो जाते हैं। जरा सा चूक हुई कि टोपी उछलते देर नहीं हुई। मतलब टोपी उछलना कहा जाता है इज्जत को। अगर किसी के सर से टोपी गिर गई तो लोग कहता है टोपी इज्जत का प्रतीक माना जाता है कि देखो इसका इज्जत चला गया। इसीलिए यहाँ पर जो है गबरा उसको समझा रही है कि जरा सा टोपी उछल जाएगा तो ऐसा होगा कि इज्जत चला गया उसका, अपनी टोपी सलामत रहे, इसी फिक्र में कितनों की टोपी पहनानी पड़ती है। मतलब कितने लोगों को खुश रखना पड़ता है अपनी टोपी। मतलब यहाँ पर यह कह रहे हैं इस पाठ के माध्यम से लेखक कि टोपी सलामत रखने के लिए कोई कितने भी आजकल के जो राजा होते हैं, जो मंत्री होते हैं, जो बड़े बड़े पोस्ट पर आदमी है, वह क्या करते हैं, घोटाला करते हैं, बड़े बड़े घोटाला करते हैं। और इज्जत बचाने के लिए क्या करते हैं, बहुत को पैसे अपना देकर जो है उसका मुंह भरते हैं, ताकि जो है मुंह बंद करना चाहते हैं ताकि उनके इज्जत पर कोई आंच ना पड़े। उसके बारे में किसी को जो काली करतूत करते हैं, जो काला धन इकट्ठा करते हैं, वह सब किसी को पता नहीं चल जाए। तो उसके नीचे जो मंत्री के नीचे के जो आदमी बड़े बड़े अफसर होते हैं उनको वे क्या करते हैं, कुछ पैसे देकर उसको मुंह बंद करा देते हैं और कहते हैं कि तुम इस बात को किसी को बताना नहीं। तो इसी को यहाँ कहा गया है कि अपनी टोपी सलामत रखने के लिए लोग को टोपी पहनानी पड़ती है। अब तो आप लोग समझ गए होंगे। मेरी मां तू इस चक्कर में मत ही पड़। और यहाँ पर गबरा कह रहा है कि तुम मानो, मेरी बात को तुम मान लो, इस चक्कर में तुम मत पड़ना। यह टोपी का जो चक्कर होता है ना, यह बहुत ही खराब होता है। अब आगे बता रहे हैं लेखक कि गबरा था तनिक समझदार और शक्की भी था। और गबरा जो है यहाँ पर दिखाया गया है कि गबरा एक समझदार है और शक्की भी है, उसको चारों तरफ का ध्यान रहता है कि कैसे क्या करना चाहिए। जबकि गौरैया थी जिद्दी और धुन की पक्की। लेकिन गौरैया जो है वह जिद्दी थी कि जो काम के लिए मन में ठान लेती थी उसको वह करके ही छोड़ती थी। ठान लिया तो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लेती थी वह। कहा गया है जहाँ चाह वहीं राह। मतलब जब मन में किसी काम करने की लगन होती है तो रास्ता निकल ही जाता है। अब मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे के चुगने निकले। अब ये क्या किए, अगले दिन दोनों गबरा और गौरैया घूरे पर, मतलब कूड़े के ढेर पर, कूड़ा जहाँ फेंकते हैं ना कचरे वगैरह, वहां पर क्या होता है कुछ ना कुछ दाना उन लोगों को खाने के लिए मिल ही जाता है। तो वे लोग क्या किए, घूरे पर मतलब कचरे के कूड़े कट के ढेर पर वहां दाना चुगने के लिए जैसे ही गया कि उसे एक रुई का फाहा मिल गया। मतलब रुई का गौरैया को एक टुकड़ा मिल गया।
अब वह बहुत ही खुश हो गई, बोलने लगी मिल गया, मिल गया, मिल गया। गोरैया मारे खुशी के घूरे पर लौटने लगी और उस कुएं पर ही गोरैया लौटने लगी, खुशी की मारे खूब लौटने लगी कि मुझे जो मन में मैं सोची थी जो मैं टोपी बनाऊंगी वह चीज आज मुझे मिल गया, इसी रुई के टुकड़े से मैं टोपी अब बनाऊंगी। अब आगे देखते हैं कि गोरैया क्या कहता है। गोरैया कहता है हैरान होकर कि अरे क्या मिल गया तुम्हें। तो गोरैया बोलती है कि मिल गया टोपी का जुगाड़ मिल गया, मतलब जो मैं टोपी के लिए उपाय ढूंढ रही थी, टोपी बनाने का जो सामान था वह मिल गया। गोरैया ने गबरे के सामने रुई का फाहा धर दिया, मतलब वह जो रुई का टुकड़ा था उसको वह दिखा दी और खुशी से पागल जैसे नाचने लगी। अब वह बोल तो इस पर गबरा बोलता है तेरे जैसा ही एक बावरा था। यहाँ पर नर गोरैया मादा गोरैया को एक कहानी सुनाता है, कहता है कि तुम जैसी पागल हो ना, उसी के जैसे एक पागल गबरा मतलब क्या हुआ, तेरे जैसा ही बावरा और था, मतलब पागल कोई था। तो रास्ते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। अब गबरा बोल रहा है कि वो जो एक पागल किस्म का लड़का था ना, उसको क्या मिल गया, चाबुक। चाबुक क्या होता है, घोड़ा को जब चलाते हैं ना तो उस चाबुक से मार मार कर घोड़ा को चलाया जाता है। तो उस पागल को एक चाबुक मिल गया। तो चाबुक बड़ा उम्दा था, मतलब अच्छा था और लचकदार था, मतलब बहुत ही लचीला था। किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा और जब उस बावरा मतलब पागल को एक जब चाबुक मिला तो वह बहुत ही खुशी से चिल्लाने लगा, चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। अब वह बोलता है कि मुझे चाबुक तो मिल गया, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन 3 चीज मुझे नहीं मिला हुआ है, घोड़ा लगाम जीन। मतलब जीन क्या होता है, घोड़ा तो जानते ही हैं, घोड़ा हॉर्स को बोला जाता है, और लगाम उसको घोड़ा को कंट्रोल करने के लिए एक लगाम लगाया जाता है ताकि इधर उधर घोड़ा भागे ना। और जीन क्या होता है, घोड़े के ऊपर बैठने का एक सीट होता है, उसको जीन कहते हैं। तो बोला कि मेरे पास चाबुक तो मिल गया लेकिन घोड़ा लगाम जीन जो है वह सब अब ये तीनों नहीं मिला है। अब ये तीनों तो रास्ते में ही परे मिलने से रहे और रास्ते में मिल ही जाएगा। सब काम धंधा छोड़कर वह बावरा ताउम्र यह रटता रहा, मतलब वह अब क्या किया, पूरे उम्र इसी बात को रटता रहा। मतलब क्या, चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन, अब पूरे जीवन यही रटता रहा। घबरा उसे समझाते हुए बोला, इस रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफर तुझे कुछ अता पता है। अब वह बोल रहा है कि तुमको पता है कि इस रुई को जो तुम ले ली हो, तो रुई से टोपी बनने का सफर, मतलब टोपी जो बनेगा इसमें तुमको कितना चीज लगेगा यह तुमको पता है, क्योंकि टोपी ऐसे ही नहीं बन जाता है। टोपी बनाने के लिए बुनकर चाहिए, टोपी बनाने के लिए धागा चाहिए, टोपी बनाने के लिए जो है धुनिया आएगा, वो सब रुई को धुनेगा, तो ऐसे टोपी थोड़ी तैयार हो जाएगा कि तुम पागल के जैसा एक फाहा मिल गया है और तुम चिल्ला रही हो कि मुझे रुई मिल गया और मुझे टोपी बनाना है। तो इस पर गोरैया बोलती है बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गोरैया रुई का फाहा लिए अब सबसे पहले वह धुनिया के पास चली गई और बड़े मनोहार से, मतलब बहुत रिक्वेस्ट करके बोलती है कि धुनिया भैया इस रुई के फाहे को धुन दो। तो धुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, उसके तन पर बरसों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिर्जाई पड़ी हुई थी। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं, देखती नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। जो जो चाम का दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुनवाने। अब वह चिल्लाने लगा है कि एक तो वह फोकट का काम मुफ्त में हमसे राजा काम लेता है और ऊपर से तुम जो है यहाँ पर चली आई। तो इसी के साथ पार्ट 1 समाप्त होता है, क्योंकि यह लंबा पार्ट है तो इसको मैं समाप्त करती हूँ और पार्ट 2 मैं बना रही हूँ। पार्ट 2 देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अगर आपको पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पार्ट कैसा लगा। आगे नए वीडियो के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद।